नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे श्रीलंकन तट के निकट हुए एक बहुत बड़े समुद्री हादसे के बारे में। लगभग 2 हफ्ते पहले कोलंबो से कुछ ही किलोमीटर दूर एमवी एक्सप्रेस पर्ल नाम के एक बड़े कंटेनर जहाज पर आग लग गई और श्रीलंका की नेवी पिछले कई दिनों से इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आप इसके जो विजुअल्स हैं वो देख सकते हैं। श्रीलंकन एयरफोर्स के द्वारा जारी करी गई ये फुटेज है। जहाज के काफी बड़े हिस्से पर आग लगी हुई है। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और साथ ही साथ इसके क्या एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो सकते हैं, इकोलॉजी पर क्या असर हो सकता है, इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में। इतिहास का सबसे बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर फेस कर रहा है इस जहाज में लगी आग के कारण। हालांकि ये आग तो बहुत दिन पहले लगी थी। 20 मई 2021 को इस जहाज में आग लगने की खबर आई थी और ये जहाज तब कोलंबो पोर्ट में एंटर करने के लिए वेट कर रहा था। तो कोलंबो से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर ये एंकर्ड था, इंतजार कर रहा था अपनी बारी का कि कब कोलंबो पोर्ट में ये एंटर होगा और इसी बीच ये आग लग जाती है। इस कार्गो शिप का नाम है एमवी एक्सप्रेस पर्ल, जो कि सिंगापुर रजिस्टर्ड है और इसमें लगभग 1500 कंटेनर्स थे, जिनमें से कुछ में नाइट्रिक एसिड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और अन्य कई केमिकल्स और कॉस्मेटिक्स थे। तो अब जितनी भी न्यूज रिपोर्ट्स हैं वो ज्यादातर यही कह रही हैं कि इस नाइट्रिक एसिड के कारण ये आग लगी है या फिर जो डैमेज हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है। लेकिन और भी बहुत सारे केमिकल्स थे, तो पॉसिबल है कि उसके कारण भी एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है। और आग एग्जैक्टली किस कारण से लगी है ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसके ऊपर अब डिटेल्ड जांच हो रही है। ये जहाज जो है ये लोड हुआ था भारत के हजीरा पोर्ट में, यानी कि जो गुजरात का हजीरा पोर्ट है, यहां पर ये 15 मई को लोड हुआ था और यहां से कोलंबो की तरफ ये गया था। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि जैसे ही ये हजीरा से रवाना हुआ था उसी समय इसमें नाइट्रिक एसिड लीक होने की रिपोर्ट्स आ गई थी और जहाज ने संपर्क किया भारत से, लेकिन भारत की पोर्ट अथॉरिटीज ने इसको अपने पोर्ट में आने से मना कर दिया। अल्टीमेटली ये जहाज कोलंबो के लिए जा रहा था तो उसी रास्ते पर ये कंटिन्यू रहता है और वहां पर ये हादसा अभी हो गया है। तो श्रीलंकन अथॉरिटीज जो है ये 20 मई से इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। तो शुरुआती 10 दिनों तक तो ऐसा था कि जहाज पर आग लगी है और आग को कंट्रोल करने के लिए सभी काम किए जा रहे हैं। लेकिन 1 जून को ये आग इतनी फैल जाती है कि जहाज के सभी क्रू मेंबर्स को इवैक्यूएट किया जाता है, उन्हें जहाज से हटा लिया जाता है, रेस्क्यू कर लिया जाता है और इस क्रू में फिलीपीन, चाइनीज, इंडियन और रशियन नेशनल्स शामिल हैं। श्रीलंका की नेवी ने पहले तो ये कहा था कि देखो आग ज्यादा है लेकिन अभी भी जहाज टूटकर बिखर नहीं जाएगा और समुद्र में डूबने का इसका कोई खतरा नहीं है, शिप स्टेबल है। ऐसी न्यूज परसों तक की थी, यानी 1 जून को इन्होंने ये बात कही थी। लेकिन स्थिति 2 दिनों में और बिगड़ती गई और आग काफी फैल गई है और ये इमेजेस खुद श्रीलंका की नेवी ने शेयर करी हैं। तो अभी की सिचुएशन ये है कि जितने भी केमिकल्स लेडन कंटेनर थे वो कई सारे डेक से नीचे गिर चुके हैं, पानी के अंदर गिर चुके हैं, जिसके कारण आसपास के पानी का रंग भी चेंज हो चुका है। ये जो एरियल इमेजेस एयरफोर्स ने शेयर करी हैं उनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पानी का कलर ही यहाँ पर अलग है और कई सारे कंटेनर पानी के अंदर गिर चुके हैं। और 1 जून को आग तो बुझा दी गई, लेकिन 2 जून को क्या होता है कि ये जहाज डूबना शुरू हो जाता है। एक्चुअली आग बुझाने के बाद श्रीलंकन नेवी ने कोशिश करी कि इसको गहरे समुद्र में ले जाया जाए, तो इसको टो करके, इसको खींचकर तट से और दूर ले जाया जा रहा था। गहरे समुद्र में ये लोग इसको ले जाना चाहते थे ताकि केमिकल्स स्पिल होकर समुद्री तट के निकट ना पहुंचे, तो इसीलिए इसको दूर ले जा रहे थे। लेकिन इसी बीच अब ये जहाज धीरे धीरे डूबना शुरू हो गया और एज ऑफ लेटेस्ट न्यूज 3 जून की जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही पता चल रहा है कि ये जहाज अब डूब चुका है। इस प्रकार की इमेजेस आ रही हैं तो ऑलमोस्ट डूब ही चुका है। इस फायर फाइटिंग एफर्ट्स में भारत के कोस्ट गार्ड ने भी श्रीलंकन नेवी की मदद करी। तो भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज आईसीजी वैभव, आईसीजी प्रहरी को यहां पर भेजा गया और ये जो एफर्ट्स हैं इसमें कोस्ट गार्ड का पूरा सहयोग रहा था। परसों तक ये जानकारी थी कि केवल जहाज के एक हिस्से में आग लगी है और यही वाला हिस्सा एफ्ट पोर्शन जिसको कहते हैं ये खतरे में है, लेकिन अब तो खैर जहाज डूब ही रहा है। और मैंने कई बार आपको जहाज के हिस्सों के नाम बताए हैं अपने लेक्चर्स में, तो आज मैं इसका डायग्राम ही प्रॉपर बता देता हूं। तो देखो, जहाज का जो आगे का हिस्सा होता है उसको कहते हैं बाव, पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं स्टर्न। ये जो पोर्ट साइड होती है, जब जहाज किनारे होता है तो जो हिस्सा जमीन की तरफ होता है वो कहलाता है पोर्ट साइड और दूसरी तरफ कहलाती है स्टारबोर्ड साइड। तो ये 4 हिस्से होते हैं जहाज के, नाम याद रख सको तो रख लेना, ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो श्रीलंकन नेवी ने कोशिश करी कि इसको टग बोट्स के माध्यम से ऐसे टो करके ये गहरे समुद्र में ले जाएं, लेकिन ये कोशिशें इनकी नाकाम हुई और अब नेवी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि जहाज डूब चुका है, पूरी तरह से पानी के अंदर है और अब हम इसको टो नहीं कर रहे हैं। अब इस तरह के जहाज के डूबने से पर्यावरण को क्या खतरा है? तो सबसे पहला खतरा जो हर जहाज के डूबने पर होता है वो होता है फ्यूल के पानी में मिक्स होने का। देखिए, हमारी गाड़ियों में 10, 20, 30, 40 लीटर की टंकी होती है, उसमें हम फ्यूल भरवाते हैं। लेकिन जहाजों में बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर ये फ्यूल स्टोर किया जाता है और इसी से ये जहाज चलते हैं।
तो इस MV एक्सप्रेस पर्ल में 325 मेट्रिक टन फ्यूल था। जस्ट इमेजिन, 325 टन फ्यूल लेकर ये चल रहा था, जो कि नॉर्मल है, बड़े कार्गो जहाजों में इतना फ्यूल होता है। अब ये सारा फ्यूल जो है पानी में मिक्स हो जाएगा और इसके कारण समुद्र तट पर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो ऑयल स्पिल सबसे बड़ा खतरा होता है हर जहाज के साथ। दूसरा खतरा यह है कि इसमें केमिकल्स थे। इस पर्टिकुलर जहाज में बहुत सारे केमिकल्स थे, खास करके नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड अब क्या रिएक्शन करेगा, किस प्रकार का खतरा हो सकता है श्रीलंका के एनवायरमेंट को, ये आने वाले कुछ दिनों में देखने को हमें पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि श्रीलंका के इतिहास का सबसे बड़ा मरीन डिजास्टर ये बनता जा रहा है। अब ये जो केमिकल्स हैं पानी में मिक्स हो रहे हैं, तो देखो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार के पानी का रंग यहां पर चेंज हो रहा है। तो श्रीलंकन सरकार ने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि हम सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हर गवर्नमेंट इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोलंबो के आसपास की जो कोस्ट लाइन है, वहां पर श्रीलंका के बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, जैसे कि नेगोम्बो, कालूतरा, और यहाँ के बीचेस जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस हैं। आमतौर पर यहाँ पर लाखों टूरिस्ट आते हैं। अब वहां पर माइक्रो प्लास्टिक्स देखे जा सकते हैं और ऑयल स्पिल देखा जा रहा है। तो ये तस्वीरें श्रीलंका के तट से ली गई हैं, आज और कल की तस्वीरें हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। साफ तौर पर यहाँ पर ऑयल और प्लास्टिक पोल्यूशन तट पर नजर आ रहा है और कई लोग वहां पर, कई एनजीओज रिपोर्ट कर रहे हैं कि तटों पर ये सारा प्लास्टिक पोल्यूशन आने लग गया है। एक्चुअली इस जहाज के अंदर प्लास्टिक बीड्स भी ट्रांसफर किए जा रहे थे, ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। तो ये जो प्लास्टिक बीड हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं, ये अब समुद्र तट पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। हालांकि श्रीलंका की सरकार और नेवी ने ऑलरेडी इसको हटाने के लिए एफर्ट्स शुरू कर दिए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि श्रीलंका में भी अभी एक लॉकडाउन चल रहा है, तो वहां पर वॉलंटियर्स मिलना बहुत मुश्किल है। यानी लॉकडाउन है तो आम लोग इसमें सहयोग नहीं कर सकते और केमिकल्स का खतरा है तो आम लोग डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो भी नहीं सकते। थोड़ा वैसे भी रिस्की मामला है। पूरा प्रॉपर किट के साथ आप इस रेस्क्यू एफर्ट में हिस्सा ले सकते हैं। तो यहां पर प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जलकर समुद्र में मिल रहा है, क्योंकि जहाज में आग लग गई थी। तो एक तो प्लास्टिक वेस्ट वैसे भी समुद्र में जा रहा है और जलकर भी जा रहा है, तो इससे लोकल एनवायरनमेंट को बहुत खतरा होगा। ऑलरेडी डेड फिशेस समुद्र तट पर आनी शुरू हो चुकी हैं और ये जो प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स हैं जो मैंने आपको इस फोटो में दिखाए थे, ये ग्रैन्यूल्स भविष्य में किस तरह से इकोलॉजी को बदलेंगे ये हमें पता ही नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स ऑलरेडी कह रहे हैं कि जब मिट्टी के अंदर ये प्लास्टिक ग्रैन्यूल मिल जाएंगे तो ये यहां पर सालों तक रहने वाले हैं, ये वर्षों तक डिग्रेड नहीं होंगे, क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेड होने में बहुत साल लगा देता है। प्लास्टिक बीड्स जब मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी का तापमान बढ़ जाएगा। तो जब समुद्र तट का, इस बीच का तापमान बढ़ेगा तो हमें नहीं मालूम कि इस पर निर्भर जानवरों की लाइफ साइकिल पर क्या इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर कई सारे टर्टल्स, कछुए आकर अंडे देते हैं। अब वो अंडे सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम। जैसे इस प्रकार के क्रैब्स हैं, क्या इनकी प्रजनन साइकिल अब पूरी हो सकेगी नहीं हो सकेगी ये भी कुछ मालूम नहीं है। तो वी आर इन अनचार्टर्ड टेरिटरी हियर। हमें पता ही नहीं है कि हम एनवायरमेंट को किस तरह से चेंज कर देंगे वाया दिस प्लास्टिक बीड, क्योंकि ये सब इतिहास में पहले हुआ ही नहीं है। तो हमारे पास कोई बेंचमार्क नहीं है देखने के लिए कि किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। श्रीलंका की अपनी मरीन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यह बात कही है कि माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन कई सालों तक इकोलॉजी को यहां डैमेज करेगा। और साथ ही साथ MEPA ने यह भी कहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काफी बड़ी मात्रा में जहाज के जलने के समय रिलीज हुई है, जिसके कारण तटीय इलाकों में एसिड रेन का भी खतरा होगा। अभी क्या है, देखो मॉनसून के ऑनसेट का समय है, आप जानते ही हो 1 जून के आसपास मॉनसून आ जाता है। तो अब बारिश का सीजन है और ऐसे में एसिड रेन का खतरा कोस्टल एरियाज में बनेगा। इन सभी चीजों के कारण टूरिज्म पर तो असर आएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है वो वहां के लोकल लोगों पर आने वाला है। ऑलरेडी सरकार ने 80 किलोमीटर के स्ट्रेच में मछुआरों को बैन कर दिया है कि आप फिशिंग नहीं करेंगे, समुद्र में जाकर मछली पकड़ना बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। तो उनकी आजीविका पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। इस एसिड रेन के खतरे के कारण श्रीलंका की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने यह भी कहा है कि लोग बारिश में बाहर ना निकलें, अगले कुछ दिन जब बारिश होती है तो अपने घरों के अंदर ही रहें। और भारत का स्पेशलाइज्ड पॉल्यूशन रिस्पांस व्हीकल समुद्र प्रहरी 5 जून को यहां पर पहुंच जाएगा और इस पॉल्यूशन कंट्रोल एफर्ट्स में श्रीलंका का साथ देगा। श्रीलंका की नेवी अब ये भी जांच कर रही है कि ये आग लगी कैसे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इन कंटेनर जहाजों पर आग लगना। इट्स नॉट अ स्मॉल इवेंट, इनमें बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो श्रीलंका की पुलिस अब ये प्रोब करेगी कि ये आग लगी कैसे। इन्होंने जहाज के कैप्टन को भी वहां पर रोक लिया है कि अभी आप कहीं घर वर नहीं जाओगे, यहीं बैठो। तो जहाज के कैप्टन, इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को इन्होंने अभी देश से बाहर जाने से रोक दिया है, अभी वो कोलंबो में ही है। श्रीलंकन सरकार ने यह भी कहा है कि जहाज के जो सिंगापुरियन मालिक हैं, कंपनी है, उस पर केस किया जाएगा और लीगल एक्शन लिया जाएगा इस पूरे घटनाक्रम के लिए। अगर आप 2022 और 23 के UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हैं और यहाँ पर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको लाइव क्लास, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और वीकली टेस्ट मिलेंगे।
आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर भी उपलब्ध करवाया जाएगा जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे तैयारी में और आपके मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। टेस्ट एनालिसिस होगा, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी सुविधाएं आइकॉनिक में एक्स्ट्रा हैं। और इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके इनको परचेज। सब्सक्रिप्शन लेते ही आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपकी सिस्टमैटिक तरीके से कोर्स की पढ़ाई होगी। आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ किस टीचर से क्या पढ़ूं, जस्ट ज्वाइन द बैच, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों ही प्रकार के बैचेस हर हफ्ते बनते हैं। तो 2 जून से जो बैच स्टार्ट हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलती हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड। 13 जून को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप एक फुल लेंथ टेस्ट आ रहा है, 10 से 12 बजे के बीच में ये होगा। और इसमें अगर आप टॉप 50 रैंक लेकर आते हैं तो आप देश के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। इनमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स शामिल हैं, करंट आईएएस ऑफिसर्स, टॉपर्स पिछले साल के शामिल हैं। और बाकी आपके पास देखो मैकबुक, आईपैड, आईफोन, इस तरह के प्राइजेस जीतने का भी मौका यहाँ पर है। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, कॉम्बैट में भी आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड और इससे आप स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका रखते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए अनअकैडमी पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। इन कोर्सेज को अवेल करते समय अगर आप ये वाला कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।